वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग गॉस लॉ का सेकेंड पार्ट देखेंगे। तो हम लोग आज के लेक्चर में गॉस लॉ को कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में जो हम लोग देख रहे थे वो था हमारा कि जो टोटल फ्लक्स थ्रू नंबर ऑफ सरफेसेस मीन्स जब एक से ज़्यादा सरफेसेस होता था तो हम लोग टोटल फ्लक्स किस प्रकार निकालते थे। तो वो था हमारा क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस से। तो वहाँ पर हम लोग केयर करते थे अगर एक से ज़्यादा सरफेस है तो डेल्टा S1 डेल्टा S2 डेल्टा S3 के थ्रू टोटल क्या फ्लक्स हो रहा होगा उसको हम लोग कैलकुलेट करने का आइडिया कर रहे थे। तो इसमें जो हम लोग सरफेस लेते हैं वो सरफेस किस तरह का होना चाहिए जिसके थ्रू ये हम लोग फ्लक्स कैलकुलेशन करेंगे। सो उसको हम लोग अगर देखना चाहें तो वो क्या हो सकता है। तो सरफेस अंडर कंसीडरेशन ये क्या हो सकता है। तो हमारा फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए ऐसे सरफेसेस का वो क्या होना चाहिए कि क्लोज्ड होना चाहिए। सो क्लोज्ड वन हम लोग ओपन सरफेस में ये नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। सेकेंड हम लोग कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ वॉल्यूम होल्ड करना पड़ेगा मीन्स वॉल्यूम रखना पड़ेगा। सो इनक्लोजिंग ए वॉल्यूम वो सरफेस वॉल्यूम रख रहा हो, वो सरफेस क्लोज्ड हो, या और भी कुछ देखना चाहेंगे तो एक स्फेरिकल सरफेस जो हो सकता है वो भी एक क्लोज्ड सरफेस की तरह हम लोग ले सकते हैं। सो स्फेरिकल सरफेस जो है तो इस तरह की अगर सरफेसेस होंगे तो उसके थ्रू हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इन सरफेस के रिगार्डिंग अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखने का ट्राई करेंगे तो देखिए अगर हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल में अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं हेमीस्फीयर, सपोज हमने हेमीस्फीयर कहा तो हेमीस्फीयर किस तरह का होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा कि हम अगर इसमें सपोज कुछ भी फील कर रहे हैं, कोई लिक्विड फील कर रहे हैं तो क्या होगा कुछ इंस्टेंट के बाद जब ये पूरा फील हो जाएगा तो इसमें से जो है वो फॉल होने लगेगा, लिक्विड बाहर आने लगेगा। तो इस तरह ये कोई इनक्लोज सरफेस नहीं बन पाएगा, ये रेदर एक ओपन सरफेस बन जाएगा। तो ये एक ओपन सरफेस होता है। तो इस तरह की सरफेसेस को हम लोग यहाँ पर नहीं ले सकते। सो ये हमारा जो है वो नॉट अंडर कंसीडरेशन होगा। इस तरह के सरफेसेस को हम फ्लक्स कैलकुलेट करने में नहीं यूज़ कर पाएंगे। इसी प्रकार अगर हमारे पास एक सिलेंडर है, सो ओनली सिलेंडर का बात हो रहा है, तो ये सिलेंडर किस प्रकार का होता है कि देखिए ये जस्ट एक सिलेंडर है। अगर हमने इस पर कोई मीन्स यहाँ पर कुछ भी सरफेस डालकर इसको क्लोज नहीं किया है तो अगर इस तरह से हम लोग इसको क्लोज नहीं कर पाएंगे तो ये क्या होगा ओपन सरफेस की तरह रहेगा। सो ये जस्ट एक ओपन सरफेस है तो ये भी जो है हमारा कंसीडरेशन में नहीं आएगा। मीन्स इस तरह के सरफेसेस को भी हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। अब अगर हम लोग एक थर्ड सरफेस कंसीडर करें वो किस तरह का कि सपोज हमने यहाँ पर एक सिलेंडर लिया और यहाँ पर सिलेंडर लिया प्लस 2 प्लेन सरफेसेस हम लोग ले रहे हैं, प्लस 2 प्लेन सरफेसेस। वो किस प्रकार से तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास ये सिलेंडर है और एक प्लेन सरफेस यहाँ पर लेकर इसको जस्ट इसके ऊपर रख दे और एक प्लेन इसको यहाँ पर लेकर जस्ट इसके ऊपर रख दे तो हमारे लिए यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ सरफेस बनेगा वो क्या बनेगा, एक तो सिलेंडर की वजह से बनेगा और ये 2 प्लेन सरफेसेस की वजह से बनेगा। सो 2 प्लेन सरफेसेस। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ सरफेस होगा टोटल 3, जैसे हम लोग उसमें देख रहे थे अपने प्रीवियस पार्ट में कि अगर एक से ज़्यादा सरफेस हो तो हमें हर सरफेस के थ्रू क्या फ्लक्स बाहर आ रहा है। तो इस प्रकार हम लोग को केयर करना पड़ेगा, यहाँ से क्या फ्लक्स बाहर हो रहा है, यहाँ से क्या फ्लक्स बाहर हो रहा है और यहाँ से क्या फ्लक्स बाहर हो रहा है। फिर इन तीनों का समेशन लेना होगा। तो इस प्रकार जो है हम लोग टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर पाएंगे। तो
इस तरह हम लोगों ने देखा जो हमारा फ्लक्स होता है वो किस प्रकार से होता है। सॉरी, ये हम फ्लक्स की तरह रखेंगे, ये क्लोज इंटीग्रल की तरह दिखने लगेगा ऐसे करने से। तो ये हमारा जो फ्लक्स होगा ये हमारा होता है क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस। मीन्स क्लोज इंटीग्रल बोलने से यही मतलब है कि हम लोग जो है वो क्लोज सरफेस के इनसाइड ही जो है हम फ्लक्स कैलकुलेट कर पाएंगे। मीन्स क्लोज सरफेस से क्या फ्लक्स बाहर आ रहा है वही हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, ओपन सरफेस में हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है दैट इज सॉलिड एंगल। देखिए इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है हमारा सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल को समझने से पहले हम लोग समझेंगे प्लेन एंगल। तो फर्स्ट प्लेन एंगल का आइडिया करेंगे, नेक्स्ट हम लोग सॉलिड एंगल का आइडिया करेंगे। अभी देखिए प्लेन एंगल शायद हम लोगों में से सब जानते हैं। तो देखिए इसमें अगर हम लोग इसको समझने के लिए एक छोटा सा आइडिया, हाइपोथेटिकल आइडिया करें कि सपोज़ हमारे पास कुछ पॉइंट है और उस पॉइंट को हम जस्ट वेरी नियर डिस्टेंस पर रख रहे हैं इस प्रकार से, तो हम लोग क्या कहेंगे कि इस तरह के पॉइंट के अरेंजमेंट से ये क्या बन जा रहा है, सो लाइन बन जा रहा है। तो इस तरह ये एक हाइपोथेटिकल आइडिया हो सकता है लाइन बनाने का। तो इस प्रकार अगर हम लोग यहाँ पर एक लाइन है और इस लाइन से, लाइन के ऊपर हम सपोज़ यहाँ पर एक और भी लाइन रख रहे हैं, फिर उस लाइन को थोड़ा थोड़ा सेपरेशन कर रहे हैं। मीन सपोज़ अभी हम एक लाइन ये था हमारा और एक लाइन हम इस तरह से रख रहे हैं, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि इनके बीच का जो सेपरेशन है उसको अगर हम लोग थीटा एंगल से डिनोट करें तो इस प्रकार ये जो हमारा थीटा एंगल बन सकता है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमारे लिए समझने में इजी हो। तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो ये जो थीटा एंगल है और ये सपोज ये हमारा सेपरेशन आर है, ये कोई पॉइंट ओ है और ये लेंथ को अगर हमने सपोज यहाँ पर छोटे से एंगल के लिए अगर कंसीडर करें तो इसको हम लोग डेल्टा थीटा लिखे इंस्टीड ऑफ थीटा। सो इसको अगर हम लोग ये वाला जो एंगल है अगर इसको हम लोग कंसीडर करें कि ये छोटा सा एंगल है डेल्टा थीटा, तो ये जो हमारा लेंथ होगा वो क्या होगा, डेल्टा एल होगा। सो इस तरह हम लोग जानते हैं कि जो थीटा का वैल्यू होता है वो क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। सो आर्क अपॉन रेडियस। तो इस प्रकार देखिए जो आर्क है वो क्या है, तो ये वाला लेंथ है हमारा। सो ये क्या बन जाता है, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा आर। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, जो ये हमारा डेल्टा एल है ये भी एक लेंथ है और आर भी जो है वो एक लेंथ है। सो लेंथ और लेंथ मीन्स ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएगा। मीन्स ये जस्ट एक नंबर आएगा क्योंकि इसका यूनिट तो कैंसिल हो जाएगा। फिर भी हम लोग जो है इसको एसआई सिस्टम में रेडियन कहते हैं। सो ऐसा ही नोटेशन है इसके लिए, कुछ ना कुछ नोटेशन तो रखना पड़ेगा क्योंकि इसका सर्टेन मेजरमेंट है। थीटा का वैल्यू 1 2 3 4 90 180 इस तरह से, तो हम लोग को उसका मेजरमेंट लेना होता है। सो जस्ट हम इसका यूनिट रखते हैं रेडियन में। तो हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो ये लेंथ और ये लेंथ का जो रेशियो है उससे हम लोगों को यहाँ पर बन रहा क्या प्लेन एंगल है इसका आइडिया हो जाता है। अब इस प्रकार जो प्लेन एंगल है वहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और भी केयर करते हैं, ये जो सेंटर से सपोज हमने एक लाइन ड्रॉ किया तो वो इस प्रकार से जाएगा। तो जब हमने एक लाइन ड्रॉ किया तो वो इसके परपेंडिकुलर पास हो रहा है, मीन्स इस लेंथ के परपेंडिकुलर पास हो रहा होता है। तो यहाँ पर जो हमारा सेंटर से पास हो रहा लाइन है और ये जो हमारा सपोज ये जो लेंथ है इसका अगर हम लोग डायरेक्शन ढूंढने का ट्राई करेंगे तो इसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, तो इसके जस्ट नॉर्मल के डायरेक्शन में होगा। तो इस लेंथ का जो नॉर्मल होगा वो भी इसी लाइन के डायरेक्शन में है। तो हम लोग यहाँ पर ये सेंटर से जो ये लाइन लिया है उसका डायरेक्शन और इस लेंथ का जो नॉर्मल है उसका डायरेक्शन सेम ही कंसीडर कर रहे हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम में। लेकिन सपोज हमारे पास सेकेंड सिचुएशन में कुछ इस तरह का हो कि ये इस तरह ना हो करके सपोज कुछ एंगल से इस प्रकार टिल्टेड रहा होगा हमारे पास, तो हम लोग इसको किस तरह कंसीडर करेंगे कि यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है वो कुछ इस तरह से पास कर रहा होगा सेंटर से लाइन, और ये जो प्लेन है इसका एंगल सपोज कि कुछ इस तरह से, मीन्स ये इस तरह से टिल्ट हुआ है तो इसका नॉर्मल कुछ इस डायरेक्शन में है।
तो ये एंगल को अगर हम लोग अल्फ़ा कंसीडर करेंगे तो इस लेंथ का ये वाला कंपोनेंट हमको लेना पड़ेगा जो सेंटर से पास होकर के आ रहा होगा। सपोज ये हमारा आर है, इस तरह से है, तो यहाँ पर जो ये वेक्टर होगा, ये लेंथ का जो वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, तो उसका हमको ये वाला कंपोनेंट लेना होगा। तो इस इंस्टेंट जो हमारा डेल्टा थीटा बनेगा वो किस तरह से रहेगा, तो जो हमारा डेल्टा थीटा रहेगा वो हमारा बन जाएगा अगेन इसका डेल्टा एल का कॉस कंपोनेंट, सो डेल्टा एल कॉस अल्फ़ा अपॉन ये हमारा बन जाएगा रेडियस, सो आर। तो इस प्रकार जो है हम लोग कह सकते हैं कि जब हमारा पिक्चर जो होगा इस तरह से रहेगा कि वो एक नॉर्मल के डायरेक्शन में ना हो करके किसी अल्फ़ा या बीटा या कोई और भी एंगल पर हो, तब हम लोगों को जो डेल्टा थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा वो इस तरह से होगा। सो जस्ट हमने प्लेन एंगल में ये आइडिया किया, जो होता है वो हम लेंथ के लिए प्लेन एंगल कैलकुलेट करते हैं। तो अब जो होगा हमारा नेक्स्ट वो होगा सॉलिड एंगल। सो नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखेंगे क्या, वो है हमारा सॉलिड एंगल। तो जिस प्रकार हम लोगों ने लेंथ के लिए जो एंगल देखा किसी एक पॉइंट पर, उसको हम लोगों ने प्लेन एंगल कहा। जो सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट है वो है एरिया के लिए। सो जब हम लोग सॉलिड एंगल को केयर करते हैं तो वो किस प्रकार से होता है कि वो एक एरिया के लिए होता है। सपोज ये जो हमने इस तरह से लिया, ये हमारा कोई डेल्टा एस सरफेस है, तो इस सरफेस का जो यहाँ पर एंगल बनेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसका सॉलिड एंगल कहेंगे यहाँ पर। तो सपोज ये जो डिस्टेंस है हमारा आर, इस सरफेस के लिए ये भी हमारा सेंटर है और इस पॉइंट पर ही हम इसका एंगल निकालने का ट्राई करेंगे। तो ये डिस्टेंस सपोज ये भी हमारा आर है। तो इस तरह हम जब ये एरिया से यहाँ पर एंगल बनाने का ट्राई करेंगे तो उसका क्या टेक्निक होगा कि उसका हर पेरीफेरी पॉइंट से हम लोग सेंटर को ज्वाइन करेंगे। सो हर पेरी पॉइंट से हम लोग उसका सेंटर को ज्वाइन करेंगे, तो वो जो सेंटर पर एंगल बना रहा होगा वही एंगल जो है वो हमारा सॉलिड एंगल बन जाएगा। तो इस प्रकार सेकेंड फिगर को भी हम लोग इस तरह से ही लेंगे। तो यहाँ पर जो होगा वो कोई भी इनसाइड पॉइंट पर अभी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, आउटसाइड पॉइंट को हम लोग बाद में देखेंगे। मीन्स इनसाइड बोलने से क्या कि सपोज ये किसी एक वॉल्यूम के इनसाइड है। सपोज हमारे पास कोई स्फीयर था, तो उस स्फीयर का एक छोटा सा सेक्शन हमने इस तरह से लिया समझने के लिए, और वो यहाँ पर क्या एंगल बना रहा है या उसको हम लोग अगर यहाँ पर चेक करने का ट्राई करेंगे तो वो इस तरह से होगा। इस पिक्चर में और भी आइडिया स्फीयर के तरह समझने के लिए हम इसको इस तरह से ही रखें कि ये जो है वो स्फीयर के लिए जो है वो एंगल बनाएगा। ये स्फीयर का ही पार्ट है सपोज, तो उसमें से हमने एक छोटा सा डेल्टा एस कंसीडर किया है। तो उसको हम लोग जब पूरे स्फीयर के लिए ले लेंगे तब हमारा जो है सो इनसाइड उस पूरे स्फीयर का एंगल किसी इंटरनल पॉइंट पर क्या होगा वो मालूम करना है। सिमिलरली इस सरफेस के लिए भी किसी इंटरनल पॉइंट पर वो क्या एंगल बना रहा होगा ये हमको मालूम करना है। तो जो यहाँ पर जो ये सॉलिड एंगल होगा उसको हम लोग डेल्टा ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो उसको हम लोग इस प्रकार लिखते हैं। अभी देखिए, जैसे हम जब प्लेन एंगल बना रहे थे तो डेल्टा थीटा लिख रहे थे, तो यहाँ डेल्टा ओमेगा लिखेंगे। और वहाँ पर क्या होता था, लेंथ मीन्स आर्क अपॉन रेडियस, तो वहाँ पर लेंथ होता था और यहाँ पर क्या होगा, एरिया होगा। सो यहाँ पर हम लोग डेल्टा एस एरिया लेंगे डिवाइडेड बाय हमारा आर स्क्वायर हो जाएगा। सो ये भी सपोज जब हमारा डेल्टा एस ही रहा होगा उस सिचुएशन के लिए हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। अब देखिए, जो एंगल का कॉन्सेप्ट इसमें लाना होगा वो किस प्रकार से आएगा कि सपोज हमारे पास जब ये जो सरफेस था वो कुछ इस तरह से था। अगेन जो सेंट्रल पॉइंट से हमारा लाइन इस तरह से जा रहा था और हम यहाँ पर जो है वो इसके लिए एंगल कैलकुलेट कर रहे थे। तो इस इंस्टेंट जो हम एंगल कैलकुलेट कर रहे थे उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, तो डेल्टा ओमेगा बोल रहे थे। अब इसी तरह से और भी पॉइंट आप वहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे, और भी पॉइंट ज्वाइन कर लेंगे। फिर यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग डेल्टा ओमेगा बोल रहे हैं। तो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, जो सेंटर से लाइन पास हो रहा है वो लाइन का डायरेक्शन, और इस जो ये जो सरफेस है
इसका नॉर्मल का डायरेक्शन जो है वो अगेन सेम ही डायरेक्शन में है, तो इसलिए हम लोग डेल्टा एस अपॉन आर स्क्वायर लिख रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग कोई ऐसा सिचुएशन कंसीडर करें जहाँ पर क्या हो कि ये एंगल जो है, ये सरफेस जो है वो इस लाइन के साथ, सेंटर से आ रहे लाइन के साथ कुछ एंगल पर हो, तो सपोज़ हमने कुछ इस तरह से कंसीडर किया, तो अभी जो सेंटर से हमने कुछ लाइन सपोज किया, वो सपोज कि इस तरह से है, तो जो सेंटर से लाइन पास हो रहा होगा वो कुछ इस तरह से जा रहा होगा, और इस सरफेस का जो नॉर्मल डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरह का डायरेक्शन होगा। तो सरफेस का जो नॉर्मल डायरेक्शन होगा वो इस तरह। तो सपोज़ हमने ये एंगल को अल्फ़ा कंसीडर किया, ये हमारा सेंट्रल पॉइंट ओ है, ये भी सेंट्रल पॉइंट ओ है। तो अगेन हम लोग को ये जो सरफेस है उसका डायरेक्शन इसके नॉर्मल के डायरेक्शन में होगा, तो इसका हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, इस डायरेक्शन का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो वो हमारा क्या होगा, तो उसको हम लोग अगेन लिख सकते हैं क्या, इस टाइम जो हमारा डेल्टा ओमेगा बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, इस डेल्टा एस का कॉस अल्फा कंपोनेंट लेना होगा, वो कॉस कंपोनेंट लेना होगा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये इस तरह से चलेगा। तो अभी देखिए ये जो हमारा डेल्टा ओमेगा हो रहा है वो इक्वल हो रहा है डेल्टा एस कॉस अल्फा अपॉन आर स्क्वायर। तो अब ये हम किसी भी छोटे एरिया के लिए ये जो एंगल हो रहा है वो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका आइडिया कर रहे हैं यहाँ पर इस तरह से। अब नेक्स्ट इसमें हम लोग अगर कुछ स्पेशल केस कंसीडर करें जब ये एंगल का वैल्यू किस तरह से वेरी होगा वो देखने के लिए, तो क्या हो सकता है, सो हमारा कुछ स्पेशल केस क्या हो सकता है। सो ये जो हमारा स्पेशल केस होगा तो उसमें हम लोग पहले देख रहे हैं फॉर ए कंप्लीट सर्कल, जब हम कोई कंप्लीट सर्कल ले रहे होंगे, यहाँ पर इस छोटे से एरिया की जगह पूरे ही सरफेस कवर कर रहे हैं, तो वो हमारा जब एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, सो जब कंप्लीट सर्कल बन जाएगा तो हम लोग जानते हैं पहले पार्ट में हम लोगों ने कैलकुलेट किया है प्लेन एंगल, तो उसको हम लोगों ने क्या लिखा, सो लेंथ अपॉन रेडियस। तो जब कंप्लीट सर्कल बनेगा तो वो उसका क्या बनेगा, सरकमफ्रेंस। तो वहाँ पर देखिए ये जो लेंथ होगा वो 2 पाई आर अपॉन आर, सो ये जो एंगल बन जाएगा वो 2 पाई एंगल बन जाएगा। नेक्स्ट इस तरह से जो हमारा सपोज जब पूरा ही कंप्लीट सर्कल कंसीडर किया उस एरिया के रिगार्डिंग, तब जो हमारा एंगल बनेगा उसको हम लोग सॉलिड एंगल बोले और उसको हम लोग ओमेगा से डिनोट किए। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, टोटल एरिया उस सरफेस का, उसको सपोज हमने यहाँ पर एस कहा है अभी के लिए, और ये हमारा आर स्क्वायर है। और ये जब कंप्लीट सर्कल होगा तो सर्कल का जो एरिया होगा वो क्या बन जाएगा, 4 पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो टोटल एंगल बन जाएगा उस सॉलिड एंगल वो 4 पाई के इक्वल हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जब हमने उस सरफेस को पूरा क्लोज कर लिया तब जो हमारा एस था वो क्या हो रहा है, 4 पाई बन रहा है। अगर यहाँ पर इसको हम लोग ओमेगा बनाएं, यहाँ पर इसको हम लोग ओमेगा बनाएं, और ये डेल्टा एस हमारा एस बन जाएगा, और ये नीचे हमारे पास आर स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम जो है वो डेल्टा एस की जगह इस तरह से लिखेंगे और आर स्क्वायर इस तरह से लिखेंगे, तो ये हमारा ओमेगा 4 पाई के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ कंसीडर कर सकते हैं नोट के तरह, वो क्या हो सकता है हमारा, कि जब हमने कोई क्लोज सरफेस लिया है तो वो किस तरह से यहाँ पर जो है वो ओमेगा हमारा वेरी हो रहा है। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं, सो एनी क्लोज्ड सरफेस सबटेंड, सो एनी क्लोज सरफेस सबटेंड ए सॉलिड एंगल 4 पाई एट एनी इंटरनल पॉइंट। सो अगर हम किसी इंटरनल पॉइंट को कंसीडर कर रहे होंगे तो उस इंस्टेंट जो वहाँ पर एंगल बन रहा होगा सॉलिड एंगल वो 4 पाई के इक्वल होगा। अब देखिए ये हमें मालूम हो गया कि हमको जब कोई भी क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार से लेना है कि इंटरनल पॉइंट लेना है, तो वहाँ पर हमारा सॉलिड एंगल 4 पाई और प्लेन एंगल जो हो रहा था वो 2 पाई हो रहा था। अब सपोज कि हमने कुछ इस तरह से लिया कि जो हमारा है वो एक्सटर्नल पॉइंट के लिए हमको स्टडी करना है। तो अगर एक्सटर्नल पॉइंट के लिए स्टडी करना होगा तो सपोज हमने कोई इस तरह का फेस लिया,
अब इसके चलते हमने यहाँ पर एक एरिया ट्राई करेंगे, मीन्स इस यहाँ पर एक एक्सटर्नल पॉइंट पर जो है वो उसका अगर एंगल ढूंढने का ट्राई करेंगे तो वो देखिए वो एंगल कितना होगा, तो वो एंगल जो होगा वो कुछ इतना सा होगा वो एंगल। अभी देखिए अगर हम इसी को और थोड़ा सा छोटा बना दे तो ये एंगल कितना सा होगा, तो ये एंगल इतना सा होगा। देखिए नेक्स्ट इंस्टेंट इसको इतना छोटा बना दे कि ये जस्ट मैच हो रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो अभी क्या एंगल हो रहा है, 0। सो अगर हम पूरा ही क्लोज सरफेस ले रहे हैं उसके रिगार्डिंग कोई एक्सटर्नल पॉइंट पर जो एंगल बनेगा सो 0 हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग ध्यान रखेंगे कि फॉर एनी क्लोज सरफेस, ये हमारा अगर पॉइंट 1 था तो इसको हम लोग पॉइंट 2 ले सकते हैं, और वो हमारा क्या हो सकता है, पॉइंट 2 वो ये हो सकता है कि फॉर एनी क्लोज सरफेस, मीन्स एनी क्लोज सरफेस के लिए सरफेस, एनी क्लोज सरफेस सबटेंड ए सॉलिड एंगल 0 at any external point, सो इस तरह हम लोग जो है सो कोई अगर एक्सटर्नल पॉइंट होगा तो उस पर हम लोग क्या कह रहे हैं, जो सॉलिड एंगल निकालने का ट्राई करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो इन सारे आइडिया हो जाने के बाद हम लोग गॉस लॉ का प्रूफ देख सकते हैं। सो हम लोग नेक्स्ट चीज जो देखेंगे तो प्रूफ ऑफ गॉस लॉ यूजिंग हमारा कूलॉम्स लॉ। सो नेक्स्ट चीज हम जो देखेंगे, प्रूफ ऑफ गॉसेस लॉ यूजिंग कूलॉम्स लॉ। तो ये स्पेलिंग रॉन्ग हो रहा है, तो हम लोग इसको कहेंगे जो प्रूफ ऑफ गॉस लॉ है ये हम लोग को यूज़ करना, प्रूफ करना है यूजिंग गॉस लॉ का प्रूफ करना है यूजिंग कूलॉम्स लॉ। सो हम लोग गॉस लॉ का प्रूफ देखेंगे यूजिंग कूलॉम्स लॉ। सो इसमें हम लोग अभी जस्ट पहले इसका स्टेटमेंट देखेंगे, देन इसका प्रूफ देखेंगे। तो इसका जो स्टेटमेंट होता है गॉस लॉ का, वो हम लोगों को क्या कहता है कि द फ्लक्स ड्यू टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सो फ्लक्स ड्यू टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू a closed surface, so flux due to net electric field through a closed surface is equal to the ratio of net charge enclosed by the surface and epsilon naught। सो ये जो होता है इसको हम लोग इस स्टेटमेंट को अगर देखने का ट्राई करें, सो किसी भी क्लोज सरफेस से जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड के चलते फ्लक्स बनता है वो इक्वल होता है किसके, सो इसको हम लोग अगर देखना चाहेंगे सो वो क्या हो सकता है कि इक्वल टू द रेशियो ऑफ नेट चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर हम लोग इसको मैथमेटिकली लिखेंगे तो और भी समझ में इजी होगा। तो वहाँ पर देखते हैं, अगर हम लोग इसको मैथमेटिकली देखने का ट्राई करें फिर इस स्टेटमेंट को देखेंगे तो और भी इजी रहेगा। देखिए ये क्या होता है मैथमेटिकली, यहाँ पर हम लोग अगर इसको देखेंगे तो ये हो जाता है हमारा क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds, यही तो हमारा फ्लक्स का वैल्यू होता है। सो फ्लक्स इज इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो परमिटिविटी वर्ड का मतलब है कि ये कितना परमिट करेगा उस इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्सेस को कि इसके थ्रू पास हो पाए, तो उसको हम लोग परमिटिविटी बोलते हैं। तो ये हमारा जो है
वो हो जाता है टोटल फ्लक्स किस तरह से आएगा, तो वो होगा रेशियो ऑफ चार्ज इनक्लोज बाय परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे प्रूफ। सो इसका प्रूफ यूजिंग कूलॉम्स लॉ। वीडियो थोड़ा लेंदी होने के कारण हम लोग इसका प्रूफ इसमें नहीं ले रहे हैं, उसको एक फ्रेश वीडियो में लेंगे। तो थैंक यू, विथ रिक्वेस्ट सपोर्ट एंड सब्सक्राइब। तो थैंक यू वेरी मच।